मॉडल पेपर जारी हो चुका है। मॉडल पेपर का एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर से दोस्तों काफी ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होकर मायूस यूं न अपने इरादे बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले आप लोग क्लास 10th का जो टर्म 2 का मॉडल पर जारी हुआ झारखंड बोर्ड का, उसका डिटेल सॉल्यूशन सेट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने सारे सवाल है एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, साथ में सभी का कौन सा फॉर्मूला से बन रहा है सभी कुछ डिटेल बताने। अगर आप चैप्टर को पहले से पढ़े नहीं भी हो तो भी समझ में आ जाएगा भैया, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं। देखिए क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर के टाइप का ही आएगा, हो सकता है नंबर चेंज कर दे, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे मैच भी कर जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेन क्या है कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, क्या है कैसे बन रहा है, ताकि इससे संबंधित कोई दूसरा सवाल भी दे तो भी आप लोग का बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को कराए जाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। और अभी तक आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया हुआ है, जाके जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर स्क्रीन में क्वेश्चंस लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 चैप्टर का दूरी सूत्र का है कि दो बिंदु दिया है उसके बीच का दूरी निकालना है। भैया ये रहा आप लोग का सवाल। पहला सवाल क्या है, दो बिंदु दिया है, एक है a, b और दूसरा जो बिंदु है वो दिया है -a, -b। इसके बीच का दूरी हम मान लेते हैं ये बिंदु a है और ये b है। इसके बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, उस दिन फॉर्मूला बता दिए थे, AB बराबर क्या होता है, अंडर रूट दूरी सूत्र होता है ना x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा x2 - x1 का वैल्यू बैठा ये आ जाएगा। x1 पहले जो होता है हम बताएं थे उस दिन कि पहले जो होता है x1 y1, जो बाद में होता है x2 y2। तो x2 क्या है -a और x1 क्या है a का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 कितना है -b और -y1 कितना है b का होल स्क्वायर। देखिए मैथ में कोई हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन दोस्तों हिंदी इंग्लिश नहीं होता, मैथ होता है। तो आप लोग चाहे इंग्लिश बोर्ड के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप बस खाली सॉल्यूशन देखिए, मजा लीजिए, समझिए। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हट जाएगा और प्लस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर जो था वो माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पर 4 दोनों में है, 4 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और अंदर में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए 4 का वर्गमूल हमको पता है कितना होता है, तो सर 2 हो जाता है, 2 और अंडर रूट अंदर में क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना मात्रक हम लोग का आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो cos a का मान ज्ञात करें। कितना आसान सवाल पूछा है, देखिए आप लोग बोल दिया है क्या, 15 cot a इक्वल टू अगर 8 दिया है तो आप लोग cos a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग इससे निकाल लेते हैं। cot a बराबर हम लोग का है 8, तो इधर 15 उधर जाके बटा हो जाएगा 15। हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है b बटा p। अब मतलब b क्या हो गया सर, b हो गया 8, बहुत बढ़िया। p कितना हो गया, तो p हो गया 15। हमको निकालना है h। कोई भी जब आप cos साइन निकालते हो तो आपको h से पाला पड़ेगा ही। तो भैया मैंने उसी दिन फॉर्मूला बता दिया था, h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है आप लोग का अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p आप लोग h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। p का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जोड़ना तो आप लोग को भली भांति आता होगा, तो 5 4 9 6 2 8 और 2 289। आई थिंक इसका वर्गमूल भी आप लोग निकाल लीजिएगा 289 का, जो कि आ जाएगा 17 आ गया। हम लोग को निकालना क्या है, cos a। चलिए cos a का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, cos a इक्वल टू होता है सर b बटा h। b कितना आया जी, b पहले से है हम लोग का 8 और h कितना आ गया जी, h आ गया 17। हो गया फाइनल आंसर, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में मान निकालने बोला है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। मान निकालिए sin 60 cos 30, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री एंड प्लस sin 30 cos 60 प्लस sin 30 cos 60। सवाल यही आप लोग का, बिल्कुल सर यही तो है।
तो देखिए साइन 60 मतलब क्या, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, उसका भी होता है सर √3/2, बैठा दिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का भी होता है 1/2। इसको जब लोग सॉल्व कीजिएगा तो √3 इंटू √3 हम लोग का 3 हो जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4 और प्लस 1 एकम 1 2 दूनी 4 हो गया सॉल्यूशन। 4 और 4 का लघुत्तम ले लीजिएगा यानी कि एलसीएम, तो ऊपर में 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 हो जाएगा, उधर 4 भाग दीजिएगा तो एक बार में तो 1 एकम 1, यानी कि हम लोग को जो आएगा 4/4 कट के हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बिल्कुल इतना ही आसान सवाल है दोस्तों, और एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, आपको पता होना चाहिए सवाल सॉल्व कैसे हो रहा है। तो चलिए 4 नंबर लोग देख लेते हैं, तो इसको हम लोग उससे पहले मिटा देते हैं। क्या से क्या हो गए देखते देखते। देखिए अगला सवाल हम लोग का है 4 नंबर, जो कि बोल रहा है, बोल मतलब क्या, लिखा हुआ है कि साइन 65 कॉस 70 डिग्री, साइन 65 एंड प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के त्रिकोणीय मितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। मतलब अभी देखिए, अभी ये जो डिग्री है कितना, 0 और 45 से ज्यादा है, तो बस इसको 0 और 45 के बीच में रखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन को क्या, साइन 90 में कितना घटाएंगे 65 आएगा, तो 90 में सर 25 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात बोले आप लोग। प्लस कॉस 75 है, कॉस 75 है ना जी, तो कॉस 75 हम लोग कैसे लाएंगे, कॉस में से कॉस 90 में से कितना घटा देंगे, तो सर 15 घटा दीजिए ना, हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी कि कॉस 25 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन 15 डिग्री। आ गया आंसर, 25 और 15 के बीच में हो गया, यही तो करने बोला था। 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं क्या बोला है। 5 नंबर बोल रहा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहां बना दे, दिख रहा है ना आप लोग को, बिल्कुल सर, आंख तो बढ़िया ही होगा आप लोग का। बोल रहा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या, एल, ये दे दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है आधार की त्रिज्या, पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला नियम क्या होता है, जो चीज दिया हुआ है उसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। और आगे दे दिया है त्रिज्या आर, यानी आर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है बबुआ, आर कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतना आसान सवाल पूछिएगा, बच्चा लोग नींदों में रहेगा तो भी आंसर दे देगा। क्या जी, शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, हम लोग को फॉर्मूला पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है जी 14 दे दिया है, और इंटू एल का मान कितना है 16, बस काट दीजिए, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, और 44 को 16 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 16 चरे 64 और 16 चरे 64, 4 0 7, 704। आई थिंक इसका आंसर होगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप लोग भी गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, आगे अब बढ़ते हैं। कितना नंबर, 6 नंबर सवाल। तो देखिए 6 नंबर में क्या दिया है, माध्य निकालने बोला है, बहुत आसान सवाल है, चलिए यही बनाता हूं, ठीक है। 6 नंबर, माध्य निकालिए, क्या क्या दिया है, x माइनस ए कॉमा x और कॉमा x प्लस ए। माध्य मतलब क्या होता है, सभी पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। आप लोगों को जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल मैं वैसे ही लिख के आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो माध्य बराबर लिखिएगा सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, अब बट्टा में पदों की कुल संख्या, ठीक है, पदों की कुल संख्या। सभी का पदों का योग मतलब क्या, सभी को जोड़ दीजिए ना, x माइनस ए प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस ए जोड़ दिए, और बट्टा पदों की कुल संख्या। कितना पद है सर, 3 तो दिख रहा है, लिख दीजिए 3।
कितना है, एगो दोगो तीन गो ही दिख रहा है ना जी। कितना हो गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 3x हो जाएगा। और ये भाई साहब माइनस ए है और ये प्लस ए है, कट जाएगा। अब बटा कितना बचा, 3, 3 3 कटिंग, x इज आंसर हम लोग का। गेट इट। बढ़े आगे अगला सवाल की तरफ। इतना मेहनत से आप लोग देख रहे हैं, पेशेंस से देख रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो ये सब नहीं बना रहे हैं। दोस्तों बता दो, मॉडल पेपर आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन इससे बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि मॉडल पेपर से बाहर शायद ही चांस है कि आप लोग एग्जाम में आएगा, और आएगा भी तो बस डाटा चेंज होगा, बाकी और कुछ नहीं। बोला है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब है और खराब नहीं है। तो 7 नंबर में सबसे पहले 20 बल्ब के समूह में से टोटल बल्ब कितना है, कुल बल्ब पहले देख लीजिए। तो कुल बल्ब है दोस्तों, कुल बल्ब है हम लोग का कितना, 20, जिसमें से खराब बल्ब कितना है, खराब हो जाएगा इसमें से, देखिए लिखा हुआ है खराब बल्ब, जिसमें से 4 बल्ब खराब है, ठीक है। तो अच्छा बल्ब कितना हो जाएगा, तो आप लोग बहुत चालाक है, हम लोग को बुड़बक समझे हैं क्या, बोलिएगा। 20 में से 4 को घटा दीजिएगा सर, तो आ जाएगा 16 को अच्छा बल्ब है। अब जो प्रायिकता निकालने बोला है पहला नंबर में आप लोग का, क्या निकालने बोला है कि खराब है, प्रायिकता खराब है। तो आप लोग देख ही सकते हो खराब कितना है, 4 गो है, कुल कितना है, 20 है। मैंने उस दिन बताया था, आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि खराब बल्बों की संख्या बटे कुल संख्या। अगर और अच्छा करना चाहते हो तो एक लाइन लिख देना, क्या दिक्कत है, थोड़ा कलम ही घसेगा ना, और क्या। तो यहां लिख दीजिएगा कि खराब प्रायिकता, पी मतलब प्रायिकता, ठीक है, क्या प्रायिकता खराब है, मतलब खराब बल्बों की संख्या बटे कुल संख्या, काट दीजिएगा, आ जाएगा 1/5। फिर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, खराब नहीं है, मतलब दूसरा में क्या निकालने बोला है, प्रायिकता कि खराब नहीं है। तो भैया खराब नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा होगा। कितना अच्छा है, 16 बटा कितना, 20 कुल। तो क्या लिख सकते हैं, खराब नहीं होने वाले बल्बों की संख्या 16 हो गया, काट दीजिएगा, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, यानी कि हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा इसका 4/5 बी नंबर का हो गया। 7वीं खत्म। 8 नंबर देख लीजिए क्या बोला है। अब दोस्तों हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन बता दूं आप लोग का, प्रत्येक क्वेश्चन सेक्शन बी में 3-3 नंबर का है। तो चलिए हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। और इसमें सबसे पहला सवाल है आप लोग का कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो चलिए इसको भी खत्म करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। 2 बिंदु क्या दिया है, 4, मान लेता हूं ए दे दिया है 4,-3 और बी दे दिया है आप लोग का 8,5 और अनुपात दे दिया है 3:1, मतलब M1 को हम मान सकते हैं 3 दिया है और M2 कितना दिया है 1, मतलब अनुपात जो होता है M1 अनुपात M2 होता है ना। तो मैंने दोस्तों इससे पहले वाला क्लास में भी आप लोगों को बता दिया था कि सेक्शन फॉर्मूला एक होता है, एक विभाजन सूत्र होता है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र यहां पर लगा दीजिएगा तो आ जाएगा। क्या होगा विभाजन सूत्र, P जो विभाजन बिंदु उसका निर्देशांक का फॉर्मूला होता है Px, y बराबर M1x2 प्लस M2x1 और बट्टा में M1 प्लस M2 और प्लस में कॉमा में और एक फॉर्मूला होता है y का कि M1 y2 प्लस M2 y1 और बट्टा में M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हमको निकालने बोला है, यही बिंदु को निकालना है। इधर सब तो पता है हमको, तो लिखते हैं उधर M1 कितना है तो 3 है। और पहले क्या बोले, जो पहले आता है x1 y1, जो बाद में आता है x2 y2, तो x2 है M1 x2 क्या है 8 प्लस M2 कितना है M2 1 है और इंटू x1 कितना है देख लीजिए x1 है 4। अगर आप लोग इसमें समझ में नहीं आएगा तो आप लोग एक लाइन अलग से लिख लीजिएगा कि हाँ x1 बराबर
4, x2 बराबर 8, y1 बराबर -3 और y2 बराबर 5। ठीक है, मैंने पहले क्लास में ही बताया था। तो m1 y2 फिर से है, तो m1 है 3 और प्लस अब की बार y2 है, y2 कितना है 5 और प्लस m2 y1, तो m2 कितना है, m2 है 1 और y1 कितना है, y1 है -3। ठीक है, यहां पर 1 मिनट, m1 x2 प्लस m2 x1 निर्देशांक, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग जब आगे करेंगे m1 प्लस m2 क्या 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 8 24 प्लस 4 एकम 4 बट्टा में 4, 5 3 15 और प्लस माइनस से माइनस 3 एकम 3 बट्टा में 4। जब इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा तो 24 4 28 हो जाएगा और बट्टा में 4 हो जाएगा, और ये 15 में 3 जाएगा तो 12 हो जाएगा, बट्टा में 4 हो जाएगा। इसको हम लोग काट तो आसान सकते हैं कि 4 7 28 और 4 3 12, मतलब जो हम लोग को निर्देशांक निकल जाएगा, क्या निकलेगा 7,3। समझ में आई? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसमें अब अगला सवाल हम लोग 9 नंबर देख लेते हैं। तो अगला सवाल हम लोग का 9 नंबर बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेखी हो। भैया संरेखी मतलब पता है आपको? संरेखी मतलब होता है जब तीनों बिंदु समान रेखा पर हो, मतलब एक ही रेखा पर हो, मतलब एक ही लाइन में हो, मतलब ऐसा ये संरेखी हो, एक ही लाइन पर है। अब कह सकते हो अगर संरेखी कोई बिंदु है तो वहां पर कोई त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज 3 बिंदु से मिलकर बनता है, लेकिन ये संरेखी है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये तो एक लाइन में है ही नहीं। तो 3 बिंदु तो यहां भी है, तो यहां क्या त्रिभुज बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो जब संरेखी होता है दोस्तों, तो याद रख लीजिए वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ठीक है ना, जब संरेखी होता है तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। कैसे होगा समझ में आया? क्योंकि संरेखी भैया एक ही लाइन में होता है, एक ही लाइन में त्रिभुज थोड़े बनता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसका। k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेखी हो। 3 बिंदु आपका दे दिया है, चलिए मैं लिख लेता हूं। माना पहला बिंदु a है 8,1, माना दूसरा बिंदु b है कितना k, -4, और तीसरा बिंदु c है 2, -5। बस लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि तीनों जो बिंदु है, ठीक है, तीनों बिंदु क्या है यहां पर जैसा मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसा ही एग्जाम में लिख देना है, संरेखी है। इसीलिए अगर संरेखी है तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता है। जब 3 बिंदु दिया होता है क्या होता है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। और ये बराबर कितना है? 0। चलिए सभी का वैल्यू हम पुट करते हैं। x1 कितना है? तो देखिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो सबसे पहले हम x1 का वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 8 इंटू y2 माइनस y3। y2 कितना है? -4 और y3 कितना है? -5। तो माइनस और -5 +5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 कितना है? तो x2 है k और y3 माइनस y1। y3 कितना है? -5 और y1 कितना है? y1 है 1 प्लस x3 कितना है? 2 और इंटू y1 माइनस y2। तो y1 कितना है? 1 और माइनस y2 कितना? -4। तो -4 और यहां पहले से माइनस मतलब +4 हो जाएगा। बस हो गया। बराबर में 0 को नहीं बोलना है भैया, तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/2 कैलकुलेटर आप लोग कर सकते हैं। 8 माइनस प्लस से माइनस 5 में 4 गया तो 1 हो जाएगा, प्लस k गुना माइनस माइनस प्लस और बड़ा चिन्ह माइनस, तो -6 हो जाएगा और प्लस 2 और 4 और 1 4 1 के 4 और 1 5 हो जाएगा। ये बराबर 0। तो क्या करेंगे? 1/2 8 एकम 8 होगा, प्लस माइनस से -6k और 2 5 10 बराबर 0। इधर 1/2 गुना में है, उधर भेज दे, भागा में हो जाएगा। तो भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 और 8 इधर बचेगा 18 -6k और उधर तो 1/2 जाके भाग हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा ना। होगा 0 से 1/2 भाग दे 0 ही होगा।
तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पर, आगे मैं यहाँ कर देता हूँ, देख लीजिए, -6 के बराबर हो जाएगा -18। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर 18/6 और ये कट जाएगा 3 बार में, तो हम लोग का k का जो फाइनल वैल्यू आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 3। हो गया, बिल्कुल आसान था दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मूला बस आपको याद रखना है और कैलकुलेशन आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं बचा इस सब में। अलग से एक सवाल है 10 नंबर, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। चलिए यहां पर मैं बना देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। कितना नंबर, 10 नंबर। बोल रहा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाती है। कितना मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी ऐसा होता है, फिसल जाता है मतलब क्या, आप लोग यहां बैठिएगा तो सीधा नीचे, ठीक। कौन कौन बैठे हैं बचपन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो भूमि के 30 डिग्री, जो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण के साथ है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी कौन बुलाया, अरे भैया यहीं से आप फिसलते हैं, है ना, और कहां से फिसल के, यहीं से डायरेक्ट टूट जाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए उसी को निकालते हैं। तो यहां पर क्या है, लिख लीजिएगा, AC क्या है, माना AC फिसलन पट्टी की लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज ABC में, ये तो 90 डिग्री होगा, पता है ना, तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 30 होगा, तो tan 30 बराबर P बटा B। P कितना भैया, AB है, अब बटा B कितना है, 20। एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमको निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई, तो हमको tan क्यों चाहिए भैया, हमको तो ये वाला चाहिए ना। ये क्या है, ये कर्ण है, मतलब H है, और ये क्या है, P है। तो P और H का रिलेशन कौन थीटा में होता है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो P और H आता है सर साइन थीटा में, तो हम लगाएंगे साइन 30। tan 30 हम क्यों बहेंगे बिना मतलब का। P मतलब क्या, AB, और बाई H मतलब क्या, AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू AB का वैल्यू है 1.5 और बट्टा में है AC। तो यहां से आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। क्या करेंगे, AC बराबर हो जाएगा 2 गुने 1.5 यानी कि हो जाएगा 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की इसलिए लिख दीजिएगा, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई दिख रहा है, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। हो गया आंसर। चलिए 10 तक सवाल हम लोग का खत्म हुआ। अब हम लोग आगे 11 नंबर देख लेते हैं। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा रफ कर दें कि उधर बन जाएगा। चलिए बना ही देते हैं, उधर बन जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर क्या बोला है कि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री है। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है। तो आप लोगों को a का मान निकालना है, जहां 3a एक न्यूनकोण है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 3a है, हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इधर भी कॉस है तो हम इधर भी कॉस लाना चाहेंगे। इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही बनते हैं, कैसे कि दोनों तरफ को हम एक तरह करते हैं, दोनों साइड में जो है वो एक साइड एक जैसा करते हैं। इधर कॉस है तो इसको भी कॉस करेंगे। कैसे करेंगे, साइन को हम लिख सकते हैं, साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a, कोई दिक्कत नहीं सर। कॉस 90 माइनस थीटा ही तो साइन थीटा होता है, उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। और इधर क्या है, कॉस a माइनस 26, ठीक है। नहीं तो ऐसे ऐसी वाला भी मत उतार लीजिएगा। ऐसा होता है कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि जो बच्चे समझते नहीं है उन बच्चों के लिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाए, यहाँ पर एक अलग क्वेश्चन बनाए, और बच्चों को समझ में नहीं आता तो क्या करता है कि ये वाला रिदम में उतार रहा है, इसको उतार रहा है, साथ में इसको भी उतार दिया। और बाद में जब घर में पढ़ रहा है या फिर कोई टीचर चेक कर रहा है तो माथा घूम जाता है कि अरे ये वाला चीज़ कहाँ से आ गया। तो ये अलग अलग है, इसलिए मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। नहीं तो कैसा होता है ना कभी कभी कि रिदम में उतार रहा है, यहाँ से गया सीधा यहाँ से ये वाला भी उतार दिया। तो भैया ऐसा नहीं करना है, जागे रहिए, ठीक है। तो कॉस, यहाँ कॉस, इधर भी कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो 90 माइनस 3a बचेगा, इधर उधर a माइनस 26। तो इधर a 90 है
और -26 इधर आ जाएगा तो +26 डिग्री हो जाएगा। उधर ए है और 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 90 और 26 कितना हो जाएगा? 190 10 100 116 डिग्री बराबर 4a। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 116 डिग्री बटा 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8 9 10 11 4 नाम 1 मिनट 3 4 नाम 36 29 डिग्री। तो a का वैल्यू आप लोग का 29 डिग्री आ जाएगा। सही है क्या? कहीं गलत तो नहीं है ना? 26 से था ना? 90 100 116 डिग्री। ठीक है, चलिए 90 100 116 डिग्री 4 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 29 डिग्री आप लोग का फाइनल आंसर आ गया। 4 दूनी 8 9 10 11 4 नाम 36। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, जो कि है हम लोग का 12 नंबर सवाल। लेकिन हम पहले ही बताएं कि आप लोग जो संरचना वाला चैप्टर है, ये चैप्टर में अलग से आप लोग के लिए लाऊंगा और अलग से सॉल्यूशन भी लाऊंगा इसका। ठीक है, एक पूरा चैप्टर का। तो अब हम लोग चलते हैं बड़े क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें 5-5 नंबर मिलेगा आप लोग को। ठीक है, अभी तक अगर आप पेशेंस से इस वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम के प्रति सीरियस हो और अच्छा नंबर लाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि अभी दोस्तों इतना पेशेंस से फिर कोई नहीं देखता है, बहुत कम ही देखते हैं। तो आप लोग जो पढ़ रहे हो रेगुलर मेहनत करके यहाँ तक अगर पहुंचे हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि और आगे चलिए 5 नंबर का सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। तो दोस्तों 14 नंबर एक सवाल था, लेकिन वो स्किप हो गया था जब मैं बोर्ड में पढ़ा रहा था। तो देख लीजिए, ये प्रायिकता निकालने बोला था, जिसमें बोला था कि एक पासा को अगर फेंका जाता है तो उसमें प्रायिकता निकालने बोला था। एक बार 5 से बड़ी संख्या, एक सम संख्या और एक बार एक अभाज्य संख्या। तो जब भी किसी पासा को आप फेंकते हैं तो आपका 6 संभावित परिणाम आ सकते हैं। क्या क्या? या तो आप पासा मतलब लूडो का गुट्टी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो पहला प्रायिकता मैंने निकाला है 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या सिर्फ 6 है, जो कि एगो है, इसलिए 1/6 हो जाएगा। प्रायिकता दूसरा वाला है एक सम संख्या। तो सम संख्या क्या क्या दिख रहा है आप लोग को? 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 6, मतलब 3 को संख्या दिख रहा है। तो 3 बटे कुल संख्या कितना है? 6। तो प्रायिकता 1/2 हो जाएगा कट के। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यहाँ पर दोस्तों क्या आप लोग को दिख रहा है? भाज्य संख्या मतलब जिसका गुणनखंड दोस्तों 2 से ज्यादा होता है। तो भाज्य संख्या पर क्या क्या दिख रहा है? एक 4 दिख रहा है और एक 6 दिख रहा है, और तो कोई नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ 2 ही दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर 2/6 यानी कि 1/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल पूछा है क्या कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई है 50, तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। चलो भाई, अब मीनार में चढ़ते हैं और भवन की ऊंचाई निकालते हैं। तो उससे पहले इसको तो रफ करना जरूरी है क्या? बिना तेरे देखेंगे आगे क्या सवाल है? आगे है आप लोग का 15 नंबर सवाल। चलिए, मीनार में चढ़ गए हैं आप लोग, तो चलिए अब भवन का उन्नयन कोण निकालिए। देखिए, एक मीनार है, एक भवन है। तो आप लोग को पता है कि मीनार जो होता है दोस्तों ऊंचा होता है, बड़ा लंबा होता है, और भवन जो होता है उसके मुकाबले छोटा होता है। ये उसका जमीन है, मतलब जहां से खड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये मीनार हो गया, ये क्या हो गया? भवन हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार है, उसका पाद बिंदु मतलब जहां से खड़ा हो रहा है, वहां से भवन के शिखर ये वाला है, यहां तक का उन्नयन कोण दोस्तों कितना है? 30 डिग्री। ये होता है उन्नयन कोण। नीचे जो बनता है ना, वो होता है उन्नयन कोण। फिर बोल रहा है आगे कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का यहां का उन्नयन कोण है कितना डिग्री? ये है दोस्तों आप लोग का 60 डिग्री। तो और क्या दिया है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो। इसका ऊंचाई दोस्तों दे दिया आप लोग को कितना? 50 मीटर। कोई दिक्कत? 50 मीटर इसको बोल दिया है। ठीक है, तो आप लोग को भवन की ऊंचाई निकालना है। चलिए हम निकाल लेते हैं। ये आप लोगों को दे दिया 50 मीटर, तो हमको ये निकालना। नाम कर देते हैं हम यहां पर A B C D। ठीक है,
हमको ये ऊंचाई निकालने के लिए ध्यान से देख लीजिए, ये जो भवन है, ये भवन है CD, उसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमको ये वाला चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इसको निकालेंगे और इसको निकालने के लिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा। तो लगाते हैं हम, ये वाला दिया है, इसको हम निकाल लेते हैं और ये निकल गया तो मेरा ये आराम से निकल जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या हम लोग को दिया है, मीनार की ऊंचाई दे दिया है। मीनार की ऊंचाई क्या है, AB बराबर 50 मीटर और भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर क्या माने हैं हम, CD। तो समकोण, हमको ये वाला निकालते हैं पहले BC, तो समकोण त्रिभुज ABC में लगाते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan, क्योंकि ये हमको निकालना है, ये दिया हुआ है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये है P तो ये है B, इस थीटा के लिए है ना, ये PAB, PB कौन थीटा में आता है, tan थीटा या cot थीटा, तो हम tan लगाते हैं। tan 60 बराबर P बटे B, P मतलब क्या है AB और B मतलब क्या है BC। तो tan 60 मतलब होता है √3, AB कितना दिया हुआ है, AB दे दिया है 50, ये 50 है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, और बटा BC, तो यहां से मेरा BC निकल जाएगा 50 बटे √3 मीटर। बस रहने दीजिए। अब हमको निकालना है क्या, CD। तो अब लगाइए समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में। अब समकोण त्रिभुज BCD में, अब समकोण त्रिभुज BCD में क्या हमको ये वाला पता चल गया, BC पता चल गया, 50 बटे √3 है, ये निकालना है। इसका और इसका रिलेशन क्या होता है, ये है P तो ये है B, वही tan थीटा, यानी कि अब tan कितना डिग्री लगाएंगे, जी हाँ, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं BCD, ध्यान से देख लीजिए, जिसमें 30 डिग्री है, तो लगाएंगे tan 30 बराबर P बाई B। P कितना है CD, अब बटा B कितना है BC, तो tan 30 का होता है 1/√3 बराबर CD कितना है, CD तुमको निकालना है, वही तो भैया भवन है, और BC कितना निकाले, 50/√3, 50 बटे √3। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1/√3 है और इधर CD है, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक तो √3 ऊपर चल जाएगा तो CD √3 हो जाएगा और बट्टा में 50, और यहाँ से आप CD निकाल लोगे कैलकुलेट करके, तो CD देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दीजिए, 50 एक के 50 और बट्टा √3 यहाँ पर है तो √3, और इधर वाला √3 क्रॉस आके गुना हो जाएगा √3, अब बराबर क्या हो जाएगा CD। यानी कि आप लोगों को जो CD निकलेगा फाइनली वो क्या निकलेगा, 50 बटे √3 × √3, 3 मीटर। तो आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर कितना, जी हाँ 50 बटे 3 मीटर, या फिर आप इसको भागा दे के भी लिख सकते हो, 3 एकम 3, 3 छोक 18, 3 छोक 18, 16.66 मीटर। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है, झुकेगा नहीं। चलिए, बिल्कुल आंसर नहीं झुकेगा। आगे देखिए क्या है, 16 नंबर। तो 16 नंबर सवाल पहले आप समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है इसको। तो दोस्तों 16 नंबर सवाल में बोल क्या रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाली घनाकार ब्लॉक के ऊपर, मैं जस्ट एक ऐसा एक फ्रंट व्यू बना रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए घनाकार ब्लॉक है, ऐसे घनाकार नहीं है, जस्ट फ्रंट व्यू बना रहा हूं। घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जस्ट मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए घनाकार ब्लॉक है, वहां पर एक क्या लगा देंगे, अर्धगोला। तो अर्धगोला कैसे गोल होकर ढकेगा, नहीं ढकेगा, जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक घनाकार ब्लॉक है और उसमें अर्धगोला ऊपर से ढकेगा। तो कैसे ढकेगा, यहाँ पर गोलाकार होकर ढकेगा, इस तरह से ढकेगा ना ऊपर। जस्ट फ्रंट व्यू बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जस्ट मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रंट व्यू बोल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप इस नहीं समझिएगा ना तो फिर इसको आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए यहां पर क्या हम ढक देते हैं, एक अर्धगोला इस तरह से बनाए और ढक दिए इस तरह से, ठीक है, अर्धगोला ढक दिए। तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो भैया जितना बड़ा ब्लॉक है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, जितना बड़ा ब्लॉक है उतना ही बड़ा अर्धगोला हो सकता है, उससे बड़ा तो आप अर्धगोला कर नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, इसका एक भुजा के बराबर। इसका एक भुजा कितना है, 7। अब रही बात क्षेत्रफल निकालने का, तो सबसे बड़ा पेंच यहीं पर निकलेगा। कैसे, देखिए
क्षेत्रफल मतलब क्या निकालते हैं, जो चीज हमको दिखता है उस चीज का क्षेत्रफल निकाल। देखिए इस चीज में बहुत किसी को कंफ्यूजन होता है, ये वाला क्वेश्चन में, तो ध्यान से सुन लीजिए। जब इसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या क्या दिखेगा, एक घनाकार ब्लॉक दिखेगा और एक अर्धगोला दिखेगा, और कुछ दिखेगा बिल्कुल नहीं। इमेजिन कीजिए एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर हमें अर्धगोला ढक दिए, तो आपको क्या दिखेगा, एक घनाकार ब्लॉक दिखेगा चारों तरफ से और एक अर्धगोला दिखेगा। लेकिन जो पार्ट तो ढक चुका है, ये वाला एरिया मैं कह रहा हूं, गोल वाला एरिया जो ढक दिए हैं आप, वो वाला देखेंगे क्या आप, बिल्कुल नहीं देख मिलेगा, क्योंकि वहां तो ढका हुआ है अर्धगोला। लेकिन जब हम घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल निकाले तब तो ये वाला क्षेत्रफल भी निकल चुका होगा, ये जो ढका हुआ भाग है उसको भी निकाले हैं, तो उसको ही सिर्फ माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं आगे देखते हैं। ये क्या कोण आकार का है, वृत्ताकार, तो सिर्फ हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² माइनस कर देंगे, बस हो गया क्षेत्र काम। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप समझिएगा नहीं तो बस आपको रटना पड़ेगा फिर, तो आप अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कुछ आप वीडियो को रिपीट कीजिए और समझ लीजिए इसको, ठीक है। कोई जस्ट मैं एक फिगर बनाता हूं ऐसा, और कुछ नहीं। ऊपर से हम क्या ढक दिए, घनाकार ब्लॉक ढक दिए, ठीक। क्या बोला, सबसे पहला सवाल है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो r कितना हो जाएगा, r 7 का आधा हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर होगा ना। और क्या दिया इसमें, और घनाकार ब्लॉक की हाँ भुजा कितना है घनाकार ब्लॉक का, 7 सेंटीमीटर, तो वहां भी हम लिख लेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा, उसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब निकालते हैं क्षेत्रफल। तो बोरा जब ढक देते हैं तो ढकने के बाद इसका आप क्या निकाल दीजिए, क्षेत्रफल इस प्रकार बने, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले आप घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और क्या दिख रहा है, क्षेत्रफल मतलब जो जो चीज आपको दिखता है, और क्या दिख रहा है, अर्धगोला दिख रहा है, तो लिख दीजिए प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहां पर दोस्तों एक चीज आपको बेकार का जुड़ा गया है, कौन सा चीज, जो वाला एरिया ढक चुका है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो एरिया ढक चुका है भैया वो तो दिखेगा नहीं, तो उसको आप जोड़ के क्यों रखिएगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। और ढका है अर्धगोला से, वो कौन आकार का है, गोल है, मतलब वृत्ताकार है, तो यहां पर वृत्त माइनस हम वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई r² कर देंगे, हो गया काम खत्म। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठफल 6a² माइनस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r² और माइनस पाई r²। तो यहां पर 6a², एक मिनट यहां प्लस है तो प्लस 2 पाई r² में एक पाई r² चल जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई r² बच जाएगा। बैठाइए वैल्यू, 6a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और प्लस पाई यानी कि 22/7 और r कितना है देखिए तो 7/2, 7/2 का स्क्वायर, तो 6 गुना 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 22/7 गुना 7/2 और गुना 7/2, ये कट जाएगा, 7 एकम 7 एक बार में, और 2 11 22, ठीक है। तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा देखिए तो, इसको आप गुना कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल में गुना कर लेता हूँ, ठीक है। तो जस्ट सिंपल से गुना आप लोग कर लीजिएगा, 6 को 49 से गुना कीजिएगा तो 294 आ जाएगा, और 11 सते 77 बटा में बचा है 2, तो इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 38.5 और दोनों को जोड़ दीजिए, फाइनली आप लोग आंसर होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं कोई ताम झाम और दिक्कत वाला बात नहीं है। अगला सवाल दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का है, ठीक है, क्या है देख लीजिए यहाँ पर, कहाँ गया भाई, खुल जाओ सिम 16 नंबर 17 नंबर। क्या बोला है कि एक जूस बेचने वाले अपने ग्राहक को चित्र में दर्शाए गए गिलासों से दूध देता है, ठीक है। बेलनाकार क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि एक जूस बेचने वाला
जूस बेचने वाला है पर ग्राहकों को चित्र में दिखाए के अनुसार क्या देता है, गिलासों में दूध देता है। भैया जूस बेचने वाला दूध कब से देने लगा? क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे दूध नहीं होगा, जूस ही होगा, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास है 5 सेंटीमीटर। चलिए सबसे जो पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम बनाते हैं 17 नंबर सवाल आप लोग का। आंतरिक व्यास यानी कि डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए अब फिगर पहले आप देख लीजिए, ऐसा है फिगर, एक बेलनाकार गिलास है, ठीक है, इस प्रकार का। यहां से आप लोग दूध पिएंगे, मतलब जूस पिएंगे, दूध नहीं, और ये अंदर से इस तरह से है, मतलब यहां पर एक अर्धगोला टाइप का गड्ढा बना हुआ है। मतलब होता है ना कि वो लोग ज्यादा लाभ कमाने के लिए गिलास तो बड़ा दिखता है पर अंदर से खोखला कर दिया, मतलब आपको इतना ही जगह में जूस पीने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला चीज नहीं, ये तो अंदर से खोखला कर दिया, ठीक है, उभरा हुआ है। वही चीज यहां पर बोला है कि इसका व्यास है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो अब 5 किसका है, गोला बोलिए, बेलन बोलिए, सब सेम है, यहां पर सबका व्यास तो ये सेम ही है, तो व्यास। और क्या बोला है कि बेलन यदि गिलास की ऊंचाई, तो गिलास की ऊंचाई कितना है, गिलास की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। गिलास की ऊंचाई 10 हो गया यहां पर, और व्यास मान लेते हैं d बराबर कितना है 5, तो हम लोग r निकाल सकते हैं, d/2 यानी कि आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हम लोग को क्या निकालना है इसका, कि गिलास का वास्तविक धारिता ज्ञात की। तो वास्तविक धारिता कितना होगा, ये वाला होगा, इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। अगर बेलन का हम लोग निकालते हैं तो पूरा आ जाएगा, उसमें से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस हो गया मेरे गिलास का कुल धारिता। तो निकालते हैं गिलास की कुल धारिता बराबर गिलास की धारिता, मतलब दोस्तों होता है आयतन, ठीक है, धारिता बोलिए या आयतन बोलिए, एक ही बात है, मतलब धारिता पानी कितना लेगा, धारिता बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन यानी कि पाई r स्क्वायर h, और माइनस किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, मतलब 2 पाई r स्क्वायर। होगा नहीं, गिलास की कुल धारिता में क्या करेंगे, बेलन का आयतन में से हम अर्धगोले का आयतन को माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, एक लाइन का लिखना चाहते हो, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो इसके बाद बस फॉर्मूला बैठा दीजिए, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यू। बेलन का आयतन यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू 3.14 ले लीजिए, एनसीईआरटी में 3.14 ही लिया हुआ है। 22/7 भी अगर आप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। r का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर, और इंटू h मतलब कितना है, h है 10, यहाँ देखिए इसका ऊंचाई 10 दिया हुआ है, और माइनस 2/3 इंटू 3.14, और r का क्यू मतलब 2.5 का क्यू, 3 बार गुना कर दीजिए, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, कितना होगा देखिए 3.14 और 25 625 यानी 6.25, और इंटू 10, इधर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है तो गुना कर लीजिएगा, यह आ जाएगा 6.28/3, और इसको जब क्यू कीजिएगा दोस्तों 2.5 का क्यू, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, इसका क्यू आ जाएगा आप लोग का 15.625। बस आगे कैलकुलेट करिए, आंसर निकालिए, इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करके भाग दीजिए 3 से और माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 196 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 25, 25, और इसको जब देखिए इसको इससे पहले गुना कर लीजिए, जितना आएगा उसको 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है, इतना कर लीजिएगा, आप लोग को फाइनल जो आएगा 32.71 इसका आ जाएगा, 32.71। बस अब क्या करना है, और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ माइनस कर देना आप लोग को। तो माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 163.54, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालने वाला था, ठीक है। 17 हो गया। अब 18 और 19 दोस्तों यहाँ बचा है, जो कि आप लोग का माध्यक और माध्यिका है, तो उसको भी हम लोग चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो उससे पहले इसको थोड़ा मिटा दें, ठीक है। देखिए इतना वीडियो लंबा बनाने में, एक वीडियो में बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग से बस यही कहते हैं कि हर एक बच्चा को शेयर कीजिए, झारखंड बोर्ड के हर एक बच्चे को, ताकि सभी को सॉल्यूशन मिले, सभी को लाभ मिले।
बस आप लोग हम इतना ही चाहते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता चले। अब कहाँ कहाँ इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं बच्चे, पर मिलता नहीं है, पर यहाँ पर जब आपको मिल रहा है और A to Z करेक्ट सभी को आसान समझा करके मिल रहा है, तो फिर गाइड का क्या जरूरत है इसके लिए, जब यहीं पर आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन सब कुछ मिल रहा है। बस देखिए, रिवीजन कीजिए, आपका भी बढ़िया होगा। तो बस शेयर कीजिए ताकि झारखंड बोर्ड के हर एक विद्यार्थी के पास पहुंचे और रिजल्ट अपना बढ़िया करे। 18 नंबर है, देख लीजिए 18 नंबर क्या बोला है। तो 18 नंबर आप लोग को माध्यक निकालने बोला है। एक सारणी आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है, सारणी को हम पहले लिख लेते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। तो देख लीजिए काफी कुछ मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, ये आप लोग का किताब में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया इतना, वारंवारता ये, मैंने ये चीज लिखा। आप लोगों को माध्य निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का, पहले देख लीजिए। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहाँ पर कोई एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं या फिर एफ आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, अब हमको इसके लिए क्या, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मतलब सभी का जोड़, सभी का जोड़, तो सिग्मा एफ मतलब कि हम सभी को जोड़ दिए, कितना आया 120 आ गया। सिग्मा एफ एक्स सभी का जोड़, सबसे पहले हमको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स मतलब एफ गुना एक्स, तो एफ कहाँ यहाँ है, एक्स क्या है यहाँ पर है, तो इसको गुना करेंगे। अब पूछिएगा सर एक्स कहाँ से आया, तो एक्स होता है दोस्तों हम लोग को वर्ग चिन्ह, मतलब जो वर्ग अंतराल होता है उसके बीच का वैल्यू। तो 0 और 20 के बीच क्या होगा 10, 20 और 40 के बीच क्या होगा 30। तो हर एक को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या कर दीजिए, एफ एक्स को गुना कर दीजिए, एफ एक्स कर दीजिए, तो इससे की जगह 170 इस प्रकार से गुना करके सब ये वाला आएगा, ठीक है। और उसका जोड़ सभी को जोड़िएगा तो 6000 आ जाएगा। तो बस सिग्मा एफ एक्स मतलब सभी का जोड़ हम लोग को आ गया 6000। अब बटा सिग्मा एफ कितना है, सभी का जोड़ 120, 1 से 0 1 से 0, 12 25 60 और 1 0, मतलब हम लोग को फाइनल जो आंसर होगा वो होगा 50। गेट इट, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इतना सा कर दिए और साइन मार के सीधा 5 नंबर दे दिया, क्यों नहीं कीजिएगा। माध्यक इतना आसान है, एक भी क्वेश्चन आपका एक भी नंबर इससे नहीं कटेगा, इतना आसान है, आप लोग देख सकते हो। इतना छोटा सा कैलकुलेशन कीजिए, सिंपल है, थोड़ा गुना हो तो कर ही लीजिएगा सब लोग। तो बस अब अगला चलिए क्वेश्चन हम लोग माध्यक का देख लेते हैं। माध्यक का एक दोस्तों, इससे पिछले वाला वीडियो मैंने माध्यक का क्वेश्चन भूल गया था, उसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में बता देते हैं, तो आप लोग का पिछला क्वेश्चन भी अगर नहीं बना है तो इससे बन जाएगा, ठीक है। माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, संचय बारंबारता क्या होता है, सभी कुछ हम इसी क्वेश्चन में आज डिटेल में बता देंगे। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी जो इतना मैं बता रहा हूं उतना आप लोग कम से कम, क्योंकि माध्यक से एक सवाल आप लोग एग्जाम में फिक्स है, ये तय करके मान लीजिए आप लोग। हाँ, तो इसमें वर्ग अंतराल इसमें भी दिया है दोस्तों, वर्ग अंतराल, और क्या दिया है, और बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग अंतराल क्या क्या है दोस्तों, इसमें 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है और 50 से 60 है, ठीक है। और इसका बारंबारता कितना है, 5 8 20, 5 इसका 8 इसका 20 और इसका 15 इसका 7 इसका 5, इतना दिया हुआ है। इसमें दोस्तों आप लोग को एक फॉर्मूला होता है क्या, माध्यक वर्ग का, तो पहले वो फॉर्मूला आप देख लीजिए तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। माध्यक का एक फॉर्मूला होता है, माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए, बात सेम ही है। माध्यिका बोला है तो आप माध्यक बोलिए या माध्यिका, एक ही बात है। क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F और इनटू में H, ठीक है, दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है ना, मार्कर भी यार खत्म हो चुका, नया लाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट इस वाला वीडियो को हम देख लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं नया मार्कर से कर दूंगा, ठीक है। तो L क्या है, L मतलब दोस्तों लोअर लिमिट, जो माध्यक वर्ग होता है उसका लोअर लिमिट, उसका निम्न सीमा क्या होता है। तो माध्यक वर्ग क्या होता है सर, वही तो नहीं पता। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, n/2, और n/2 मतलब क्या, देखिए जब भी आप लोग ये निकालिएगा तो आपको CF भी चाहिए। CF मतलब होता है संचय बारंबारता क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं वो, तो जब भी आप लोग ऐसे करिए तो यहां पर CF एक बार लिख दीजिएगा माध्यक निकालने के लिए। 5 है तो 5, फिर एक के बाद अगला वाला जोड़ दीजिएगा। 5 में 8 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 13, 13 में 20 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 33, 33 में 15 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 48, और 48 में 7 जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा 55, और 55 में से दोस्तों 5 जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा 60, ठीक है। और बारंबारता को सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा 60। तो आप सही बनाए हैं ये वाला या नहीं, तो इसी से आपको पता चलेगा। सभी का जोड़, ये वाला जितना जोड़ है वो वाला यहां आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे,
हमको माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे n/2। n/2 मतलब क्या, जो आप जोड़े इसको, इसका आधा, n कितना है 60/2 यानी कि 30। अब देखिए ध्यान से सुन लीजिए, पहले क्या निकाले हम लोग n/2, अभी फॉर्मूला को भूल जाइए, अभी n/2 हम निकाल लिए। n/2 मतलब जितना नंबर है सभी को जोड़े उसका आधा निकाले, 30 आ गया। अब हमको माध्यक वर्ग फाइंड करना पड़ेगा। माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे आप लोगों को जस्ट देखना है कि संचय बारंबारता में 30 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू क्या है, 30 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू क्या है संचय बारंबारता में, तो आप लोग बोलेगा सर ये वाला है 33, तो इसको घेरा कर दीजिएगा, यही आप लोग का हो जाएगा माध्यक वर्ग। आई बात समझ में। और एक बात सुन लीजिए कि n/2 निकालने के बाद देखिएगा कि जितना आया आपका उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू संचय बारंबारता में क्या है, तो 33 है, तो ये हो गया माध्यक वर्ग। बस अब सभी का एक एक करके वैल्यू लिख लीजिए। n/2 इतना आ गया l। अब l मतलब क्या, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, ये माध्यक वर्ग हो गया। निम्न सीमा क्या है 30 और उच्च सीमा क्या है 30, निम्न सीमा क्या है 20, उच्च सीमा क्या है 30, तो l बराबर 20। और क्या है CF, तो CF मतलब होता है दोस्तों माध्यक वर्ग से पहली जस्ट पहले की संचय बारंबारता। CF मतलब होता है जो माध्यक वर्ग है उससे जस्ट पहले की संचय बारंबारता कितना है 13 है। और F मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, F मतलब कितना है 20 है। और H मतलब माध्यक वर्ग की चौड़ाई कितना है 20 से 30, कितना डिफरेंस है 10 का। और कुछ है बचा हुआ, कुछ नहीं, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर बैठा दीजिए आ जाएगा आंसर। तो L का जगह पे क्या बैठाएंगे, L देखिए कितना है हम लोग का 20 है, तो 20 प्लस n/2, n/2 कितना निकाले हैं 30, माइनस CF कितना है 13 बटा F कितना है 20 और गुना H कितना है 10। हो गया काम तमाम। देखिएगा बना दूं यहां पर, चलिए 20 प्लस 30 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर 30 में 13 जाएगा तो ये बच जाएगा 17 और बटा 20 और गुना में क्या है 10, तो 1 0 1 0 कटिंग, तो क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ पे देख लीजिए 20 बचेगा और 17/2 भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 8.5, यानी कि जोड़िएगा तो 28.5 हम लोग का माध्यक निकल गया। और इसी के साथ दोस्तों आप लोग का ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा दोस्तों। एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, आप लोग समझ सकते हो कि लगातार एक वीडियो शूट करना काफी ज्यादा मेहनत, तो प्लीज सभी को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, आप लोग का शेयर रहेगा इसी प्रकार, तो जल्दी से मैं 3, 4 और 5 भी अपलोड कर दूंगा। बस आप लोग जोश और जुनून दिखाइए, समझ रहे हो, इतना क्वेश्चन सेट करना बहुत टाइम लगता है, मतलब क्वेश्चंस का सॉल्व करना, तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचे। ठीक है, चलिए लव यू ऑल, मेहनत कीजिए दोस्तों, एग्जाम में ज्यादा वक्त और बचा हुआ नहीं है। अगले और कुछ दिनों आप लोग का एग्जाम का रूटीन भी जारी हो जाएगा, मॉडल पेपर जारी हो जाएगा। मॉडल पेपर का एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर से दोस्तों काफी ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे।